नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा चंद में। आज बाबर और हुमायूं के शासनकाल को पढ़ने के बाद हम अकबर के शासनकाल को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे, फिर उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा है। और फिर इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं शासन करता है 1530 से 1540 ईस्वी तक। इसके बाद शेर शाह सूरी इसे भारत से खदेड़ देता है और सूर वंश की स्थापना करता है और यह 1540 से 45 ईस्वी तक शासन करता है। फिर इसके बाद हुमायूं पुनः सूर वंश के शासक को पराजित कर मुग़ल वंश की स्थापना करता है और 1 साल शासन करता है। फिर इसके बाद अकबर शासन करता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब शेर शाह हुमायूं को भारत से खदेड़ देता है तो हुमायूं अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में शरण लेता है और वहीं पर हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था तथा इसके बचपन का नाम जलाल था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया। जैसे ही अकबर को पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो वह पंजाब में था और वहीं पर उसका 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक कर दिया गया। जब अकबर शासक बनता है तो वह बहुत ही अल्पायु का था, तो बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां उसका संरक्षक रहा। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय सिर्फ पंजाब के कुछ ही हिस्सों पर उसका वास्तविक नियंत्रण था और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली और आगरा पर मुग़ल गवर्नर तर्दी बेग खां को नियुक्त कर दिया जाता है। और हमने शेर शाह के शासनकाल में बताया था कि इस्लाम शाह की मृत्यु के उपरांत आदिल शाह को शासक जब बनाया जाता है तो हेमू, जिसका असली नाम हेमराज था, उसने आदिल शाह को बहुत प्रभावित किया और उसका प्रधानमंत्री व प्रधान सेनापति बन गया। और जब हेमू दिल्ली और आगरा पर अकबर की अनुपस्थिति को देखता है तो उसका लाभ उठाकर मुग़ल गवर्नर तर्दी बेग खां को पराजित कर सरहिंद भागने के लिए मजबूर कर देता है। और जब तर्दी बेग खां अकबर के पास आता है और बताता है कि हेमू को पराजित करना मुश्किल है तो बैरम खां उसे मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि वह अकबर के सामने उसकी प्रशंसा कर रहा था। तो अब अकबर को दिल्ली और आगरा पुनः चाहिए तो वह पानीपत की दूसरी लड़ाई करता है जो 1556 ईस्वी को होता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अफ़गान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुई। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना तथा 1500 हाथी थे। प्रारंभ में मुग़ल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में घुस गया और उसने युद्ध का पासा पलट दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप अकबर की विजय हुई। दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गए। इस लड़ाई के बाद दिल्ली के तख्त के लिए मुग़लों और अफ़गानों के बीच चलने वाला संघर्ष समाप्त हो गया और दिल्ली पर मुग़लों का कब्जा हो गया। और पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। अब देखते हैं बैरम खां की मृत्यु कैसे होती है। बैरम खां कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर के कुछ सरदारों और धाय महामानगा ने अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया। अकबर ने दिल्ली से जारी अपने फरमान में बैरम खां को अपदस्थ कर दिया और उसे हज पर जाने का आदेश दे दिया। बैरम खां प्रारंभ में इस आदेश से सहमत हो गया, लेकिन जब उसे लगा कि उसके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा था तो वह विद्रोह पर उतारू हो गया और वह जालंधर के निकट अकबर से परास्त हो जाता है। और अकबर ने उदारता बरतते हुए उसे पुनः मक्का चले जाने का अवसर प्रदान किया। मक्का की राह में 1561 ईस्वी में
पाटन नामक स्थान पर एक लोहानी अफगान मुबारक खां ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण बैरम खां की मृत्यु कर देता है। अब देखते हैं अकबर के शासनकाल में पर्दा शासन और पेटीकोट शासन का भी प्रभाव रहा है। तो 1560 से 1564 ईस्वी के दौरान अकबर के शासन पर उसके हरम दल की स्त्रियों और दहाय माँ महामनगा और महामनगा के पुत्र आदम खां का काफ़ी प्रभाव रहा है। 4 वर्षों के इस शासन को पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। 1561 में मालवा के युद्ध में आदम खां ने लूटे हुए धन का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया, जिस कारण अकबर को पता चलने पर आदम खां को 1562 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया और अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे में महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1564 ईस्वी तक पर्दा शासन का पूर्णतः अंत हो जाता है और अकबर स्वतंत्र हो जाता है और सारे फैसले खुद करने लगता है। अब जब अकबर का साम्राज्य विस्तार देखते हैं, पहला है मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता तथा साम्राज्य के निर्माता की थी। तो पहला विजय वह मालवा विजय प्राप्त करता है 1561 ईस्वी में। सर्वप्रथम अकबर ने 1561 से 62 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। फिर चुनार के किले पर विजय प्राप्त करता है 1562 ईस्वी में। चुनार के किले पर अफगानों का शासन था। मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में अकबर का चुनार के किले पर भी अधिकार हो जाता है। इसके बाद 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर विजय प्राप्त करते हैं। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया और यहाँ की राजधानी चौरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया और यहाँ मुगलों का अधिकार हो गया। अब इसके बाद देखते हैं राजपूताना विजय। अकबर ने कुछ राजपूत शासकों को भी पराजित कर उनके क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। तो राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा अपनाई गई नीति की विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में देखते हैं। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना और उनका राज्य उन्हें वापस कर देना तथा मुगल सेना में उन्हें उच्च पद प्रदान करना, यह उसकी पहली नीति थी। और दूसरी नीति थी शत्रुतापूर्ण व्यवहार में लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लेना। तो इसने सबसे पहले आमेर पर विजय प्राप्त किया और उस समय आमेर के शासक थे भारमल। तो आमेर के शासक भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से जानते हैं, का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को उच्च पद प्रदान किया। इसके बाद मेवाड़ अभियान। राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह थे। तो इसके बाद मेवाड़ अभियान में 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और इस अवसर पर उदय सिंह जंगलों में भाग गए थे। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बने। राणा प्रताप ने जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किया। 18 जून 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुगल विजयी रहे। इसके बाद गुजरात अभियान होता है। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात अभियान किया तथा इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। अकबर ने 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात अभियान के बाद बिहार व बंगाल पर विजय होता है। 1574 से 1576 के दौरान अकबर का बिहार व बंगाल पर भी अधिकार हो जाता है। इसके बाद पश्चिमोत्तर राज्यों पर अभियान करके अकबर उन्हें भी अपने में मिला लेता है। इसके बाद अकबर ने पश्चिमोत्तर राज्यों पर अभियान किया और काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब देखते हैं उत्तर भारत के अभियानों को देखने के बाद दक्षिण भारत पर अकबर के अभियान को देखते हैं। तो अकबर पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया। 1591 में अकबर ने सबसे पहले खान देश पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक अली खान ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद 1599 में अकबर ने दौलताबाद पर आक्रमण किया और इसे भी अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद 1600 में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर की सुरक्षा का भार चांद बीबी पर था, जो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। यहाँ भी अकबर की विजय हुई
इसे भी अपने अधीन कर लिया। 1601 में इसने असीरगढ़ के किले को जीत लिया और यह अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो गई। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उसका कलापूर्ण मकबरा भी बना दिया गया। अकबर के बाद सलीम, जिसका नाम जहांगीर था, मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनता है। अब देखते हैं अकबर से संबंधित प्रमुख वर्ष। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है और 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक होता है। 1560 में बैरम खां को अकबर अपदस्थ कर देता है और 1562 में अकबर दास प्रथा का अंत करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण अकबर द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की जाती है। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति की जाती है। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा और 1580 में 10 साल बंदोबस्त। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा। 1583 में नया कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत की जाती है और 1601 में असीरगढ़ पर अकबर का अंतिम अभियान होता है और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। अकबर के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। अकबर ने जैन आचार्य विजयसेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी थी और दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद, दसवंत तथा बसावन। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे और यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर अक्सर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अब अकबर के नवरत्नों के बारे में देख लेते हैं। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम उक्काम और अब्दुल रहीम खानखाना, ये अकबर के नवरत्न थे। तो पहले देख लेते हैं बीरबल के बारे में। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाले बीरबल एकमात्र हिंदू हैं और यूसुफ जाई कबीले से लड़ते समय बीरबल की मृत्यु हो जाती है। अगले नवरत्न हैं अबुल फजल। ये इतिहास, दर्शन और साहित्य के विद्वान थे, इसलिए अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था और इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले नवरत्न हैं तानसेन। इनका मूल नाम था रामतनु पांडेय और इनके गुरु का नाम था हरिदास। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास उपाधि से सम्मानित किया था। अगले नवरत्न हैं अब्दुल रहीम खानखाना। ये बैरम खान के पुत्र थे और बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक थे, हमने आपको बताया था। ये अकबर के नवरत्न थे और यह एक कवि एवं साहित्यकार थे। गुजरात विजय पर अकबर ने इन्हें खानखाना की उपाधि से सम्मानित किया था। अगले नवरत्न हैं मान सिंह। ये राजा भारमल के पौत्र एवं भगवान दास के पुत्र थे। ये एक बहादुर सेना नायक थे, इसलिए अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। अगले नवरत्न हैं राजा टोडरमल। ये अकबर के दरबार में दीवान थे और भूमि सुधारक जो काम भी होता था वह यही करते थे और इन्होंने ही 10 साल बंदोबस्त लेकर आए थे। अगले नवरत्न हैं राजा फैजी। अबुल फजल का बड़ा भाई है राजा फैजी। अकबर ने इन्हें राजकवि का दर्जा दिया और इन्होंने कई ग्रंथों का देखते हैं अकबर के अगले नवरत्न के बारे में, तो वो हैं हकीम हुकाम। ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे और अकबर ने इन्हें रसोई घर का प्रबंधक नियुक्त किया था। अकबर जो भी खाना खाता था हकीम हुकाम पहले उसे चखते थे, उसके बाद अकबर उस भोजन को खाते थे। अगले नवरत्न हैं मुल्ला दो प्याजा। ये अरब के रहने वाले थे
और ये एक बुद्धिमान और तार्किक व्यक्ति थे, इसलिए अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। तो अकबर के नवरत्न हैं बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम और अब्दुल रहीम खान खाना। तो इन्हें आप याद रखिएगा। अब अकबर के निर्माण कार्य के बारे में देख लेते हैं। आगरा का लाल किला आगरा में जो बना है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और लाहौर का किला एवं इलाहाबाद का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, इसे भी अकबर ने बनवाया था। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण आगरा में अकबर ने ही करवाया था। जोधाबाई का महल आगरा में अकबर ने ही बनवाया था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में और फतेहपुर सीकरी आगरा में है, इसका निर्माण अकबर ने ही करवाया था। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। पहला प्रश्न है 1564 में अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया था। तो जजिया क्या था? जजिया एक धार्मिक भेदभाव कर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा द्वारा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मियाँ तानसेन को अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सम्राट अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1564 ईस्वी में सम्राट अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में सम्राट अकबर ने इलाही संवाद शुरू किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबरनामा और आईने अकबरी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी गई है। अगला प्रश्न राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? ऑप्शन बी, लगान संबंधित कार्य। अगला प्रश्न है अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा भारमल अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा था। अगला प्रश्न है अकबर का 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कालानौर में। और कालानौर कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो उसका संरक्षक बैरम खां था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।